आज का जो वीडियो है एकदम जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे मॉडल पेपर के तौर पे बताए जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से आप लोग को 2025 का बोर्ड पेपर देना है। तो 10 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछते हैं, वो 10 प्रश्न इसमें मिलेंगे। जैसे आपको मिलता है कर्ण खंड काव्य मिलता है, उसके बाद निबंध लिखने को मिलता है, पत्र लिखने को मिलता है, संस्कृत से प्रश्न आते हैं अनुवाद करने के लिए, वो सारे प्रश्न मिलेंगे इसमें। ठीक है, बहुविकल्पीय पहले प्रश्न देता है विष्टो, वो भी बहुविकल्पी विष्टो प्रश्न मिलेगा। जैसे आएगा वैसा वो सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बनकर जरूर देखिएगा। ठीक है, देखेंगे तो 2025 में 100% आपका ये इसी से पेपर का प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका निर्देश पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? इसका निर्देश पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। जी हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और ध्यान दीजिए, ये आपका जो समय दे रहा है 3 घंटे का समय, 3 घंटे 15 मिनट का, तो 3 घंटा आपको पेपर को हल करने को मिलता है और 15 मिनट जो है आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मिलता है कि पेपर में क्या दिया है, कौन से प्रश्न में क्या पूछा है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए 15 मिनट देता है। ठीक है, और आपका पेपर होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके निर्देश में क्या कह रहा है। पहला देखिए निर्देश क्या दे रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट कह रहा है ना, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होता है। कितने खंडों में विभाजित होता है? 2 खंडों में विभाजित होता है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जो प्रश्न होते हैं 50 नंबर के, जैसे 20 नंबर का आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर का आपका प्रश्न जो होता है वो होता है क्या, जितना लिखित आपको प्रश्न पूछता है, जैसे संदर्भ सहित व्याख्या हुआ, गद्य या पद से संस्कृत का अनुवाद हुआ, श्लोक लिखना हुआ, वो सारे चीज आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही भी विकल्प चयन करने ओमार सीट पर क्या करने होंगे, नीले अथवा काले बाल पेन लेकर जाना है। कौन सा? नीला या काला। उससे उस पे दिया रहेगा जो गोला, देखिए आप लोग को इस तरह बना के दिया रहेगा 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हो गया और यहाँ पे लिखा रहेगा A B C और D। ठीक है, यहाँ पे 4 गोले इसके नीचे दिए रहेंगे। ठीक है, इसके नीचे 4 गोले दिए रहे। जैसे पहले प्रश्न का हम आंसर दे रहे हैं तो मान लीजिए बी ऑप्शन सही है, तो पहले का बी हम क्या कर लेंगे, इसमें अच्छी तरह से गोला कर लेंगे। ठीक है, ना गोले से बाहर जाएंगे और ना ही गोले में केवल बिंदु करेंगे, ना ट्रिक करेंगे। ठीक है, गोले को अच्छी तरह से बॉल पेन से भर देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। कितने नंबर अंकित किए गए हैं? 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है इसको देखेंगे। आगे दे रहा है 5 नंबर, कह रहा है कि ओमार एसिड का उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं तथा, मतलब कि उसको गोला भरने के बाद ना काटना है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि दूसरा नंबर हम सही कर दिए, अब हमारे मन में आया कि नहीं दूसरा नंबर नहीं तीसरा नंबर सही है, तो हमने क्या कर दिया, गोले को काट दिया, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर में भर दिया। ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो आपका वो प्रश्न ऐसे ही गलती मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 6वां नंबर कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो जितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं उनका अंक जो है उनके सामने निर्धारित किए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका निर्देश तो पढ़ लिए हैं, क्या क्या शर्त रखा है। ठीक है, क्या क्या हमको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपका खंड अ से। ठीक है, देखिए खंड अ है और क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कितना पूर्णांक का होगा, 20 पूर्णांक का होगा, 20 अंक का होगा। पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं।
पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं, हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, पहला विकल्प दे रहा है कि भारतेंदु युग के, दूसरा दे रहा है कि द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। किस युग के ये लेखक हैं हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो बाबू गुलाब राय हैं वो हैं द्विवेदी युग के। किस युग के हैं लेखक? द्विवेदी युग के लेखक हैं ये। और इनकी रचनाएं हैं क्या? मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। क्या है इनकी रचना? है, इनकी रचना का नाम अगर रखें हम तो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं इनकी रचना है। ठीक है, ये किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। और इनकी रचना क्या है? मेरी असफलताएं। किसका? बाबू गुलाब राय का। ठीक है, और ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इसकी अगर विधा की बात करें, मेरी क्या असफलताएं, तो ये क्या चीज है? इसका अगर विधा पूछ दे आपसे तो क्या कहेंगे? आत्मकथा है, आत्मकथा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। आपसे प्रश्न में अगर पूछता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आप उस समय कहेंगे कि ये आत्मकथा है। ठीक है ना, ये आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। ठीक है, आपसे प्रश्न यही ना किया है केवल कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला दे रहा है निबंध, दूसरा दे रहा है कविता, नाटक और कहानी। ये 4 विकल्प हम लोग के सामने दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि चिंतामणि के रचनाकार भी तो कोई होंगे, इसको लिखा भी होगा किसी ने। ठीक है, तो इसके रचनाकार भी जानेंगे। तो पहले जान जाइए कि ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगर इसके लेखक की बात करें, ठीक है, इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। ठीक है, अब इनकी और रचनाओं की बात करें अगर, जैसे चिंतामणि दे दिया है, उसी तरह आपका पहला पाठ है क्या? मित्रता। क्या है? मित्रता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रचना है। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रचना है मित्रता भी। और यहाँ पे आपका चिंतामणि दे दिया है, ये भी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और मित्रता भी आपका क्या है? निबंध है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है कि गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है, ये हमें बताना है। गबन किसकी रचना है, ये हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन दे रहा है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दे रहा है निराला और चौथा दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे कि गबन जो रचना है वो है मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, क्या है? किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि गबन किस विधा की रचना है, क्या पूछे आपसे कि गबन किस विधा की रचना है, आपसे प्रश्न कर सकता है ये, क्योंकि रचना पूछता है, विधा पूछता है और रचनाकार पूछता है। ठीक है, ये 3 चीज पूछता है। तो आपको लेखक का नाम पूछा है, रचनाकार का नाम पूछा है, किसकी रचना है। अब आपसे पूछे कि किसकी विधा है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये कहेगा अगर किस विधा की रचना है तो उस समय लिखेंगे उपन्यास। क्या लिखेंगे? उपन्यास। ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। ठीक है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि आपका ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए। एकदम औषधि का, जैसे बीमार पड़ने पर दवा लेते हैं, उसी तरह ये क्या है?
ज़रूरत पड़ने पर जब आप जाएंगे बोर्ड पेपर में तो याद करेंगे सर ने ये इस क्वेश्चन का ये आंसर बताया था, तो तुरंत आप क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे ऐसे और वो मार्कशीट पे गोले को भर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। आज का चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की यदि आपसे समय अवधि पूछे, समय सीमा पूछे, तो आप क्या कहेंगे? पहला कह रहा है कि 1936 से 1943 तक। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 1919 से 1938 तक। तीसरा कह रहा है 1900 से 1918 तक। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमें बताना है कि ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए शुक्ल युग की अगर बात करें तो शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। कहाँ तक? 1919 से 1938 तक है। ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 से 1938 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आप लोग से पूछा है ये किसकी विधा है। ठीक है, किस विधा की रचना है, तो हमें ध्यान देना है। पहला कह रहा है कि जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, भेंटवार्ता है और रेखा चित्र है। क्या है ये हमें बताना है। नीड़ का निर्माण फिर क्या है, हमें ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है जीवनी, दूसरा आत्मकथा। तो नीड़ का निर्माण जो है वो है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आत्मकथा है। आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। और हम ये सॉरी, देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो उस समय आप बताएंगे कौन है इसके रचनाकार। इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है ना, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। और नीड़ का निर्माण फिर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? हरिवंश राय बच्चन कहेंगे, अगर लेखक का नाम आपसे पूछता है तब। यदि पूछे कि इनकी एक और रचना की नाम बताइए तो उस समय क्या बोल देंगे? जैसे यहाँ नीड़ का निर्माण फिर है तो उसी तरह इनकी एक और रचना है, क्या? मधुशाला। ठीक है, मधुशाला भी इन्हीं की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। यदि और पूछे आपसे तो उस समय आप क्या कहेंगे? उस समय कहेंगे आप कि नीड़ का निर्माण फिर रचना है मधुशाला है। ठीक है, और क्या भूलूं क्या याद करूं इन्हीं की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है, हमें बताना है। पहला कह रहा है द्विवेदी युग, दूसरा कह रहा है भारतेंदु युग, तीसरा कह रहा है प्रगतिवादी युग और चौथा कह रहा है क्षयवाद युग। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। यदि आपसे पूछे ये किसकी रचना है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो उस समय कहेंगे आप कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, ये इनकी रचना है। प्रिय प्रवास किसी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रिय प्रवास जब भी पूछे कि ये किसकी रचना है तो क्या बताएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मधुशाला किसकी रचना है।
मधुशाला किसकी रचना है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और ध्यान दीजिए, पहला दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का है, दूसरा दे रहा है हरिऔध का है, मतलब कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम। ठीक है, और तीसरा दे रहा है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से कौन होंगे इसके लेखक, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मधुशाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि पेपर में आप लोग को यही सारे प्रश्न पूछेंगे, और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाएंगे तो पेपर में फेल हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती जो है किसकी रचना है, पहला कह रहा है कि सियाराम शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, और महादेवी वर्मा का। इनमें से किसका है ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत भारती की बात करें आपको, तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यदि आप लोग को इसके जगह पूछ दे कि भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो उस समय बोलेंगे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, हरिश्चंद्र का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक काल जो है कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल जो है कब से कब तक माना जाता है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सन 1843 से अब तक, दूसरा कह रहा है कि 1918 से 1936 तक, तीसरा कह रहा है कि 1643 से 1843 तक, और चौथा विकल्प कह रहा है कि 1936 से 1943 तक। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, और ध्यान दीजिएगा कि जो आधुनिक काल का समय सीमा है वो है 1843 से अब तक का। जो आधुनिक काल है वो है 1843 से अब तक का समय जो है वो माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है, ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं। मोतीराम किस युग के कवि हैं, हमें बताना है। पहला कह रहा है आधुनिक काल के, आदि काल के, भक्ति काल के, और रीति काल के। इन 4 विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। जो मोतीराम है वो है रीति काल के कवि। किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है व्याकरण से। क्या है, व्याकरण से प्रश्न है। कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव हमें बताना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, जैसे शोक दिया है तो शोक किसी का अस्थाई भाव है। किसका है, तो करूड़ का है। किसका है, करूड़ का है। उसी तरह पूछ रहा है कि हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हास्य में अगर हम कहें परिभाषा की बात, तो देखिए इसका परिभाषा होता है कि जिस पात्र को देखकर हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न हो, वो भाव उत्पन्न हो कि जिसमें हंसी आए, वो क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, और हास्य का अगर क्या पूछे, अस्थाई भाव पूछे, तो हास्य का अस्थाई भाव होता है हास। क्या होता है, हास होता है। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, और देखिए ये एक छंद दिया है इसमें।
कि इसका क्या बताना है, अलंकार बताना है। ठीक है, कह रहा है कि सोहत ओढ़पी तुपट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपतयो परयो प्रकाश। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका अर्थ पहले जान जाइए, व्याख्या इसका समझ लीजिएगा कि देखिए ये बता रहा है इसमें कि जो श्याम सुंदर है, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो सांवले रंग के हैं। किस रंग के हैं, सांवले रंग के हैं। और वो कैसा वस्त्र पहने हैं, पीला वस्त्र पहने हैं। क्या, पीला वस्त्र पहने हैं। और उनके पीले वस्त्र पे जब धूप पड़ रहा है, जब धूप की किरणें पड़ रही हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पे सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ हो। क्या हो, उनकी किरणें क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। अब यही इस छंद में इसका व्याख्या है। और यदि इसमें पूछा है आपसे कि अलंकार कौन सा है, पहला दे रहा है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है कि 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और पहले चरण को कहते हैं प्रथम चरण। ठीक है, दूसरे चरण को कहते हैं द्वितीय चरण, तीसरे चरण को कहते हैं तृतीय चरण, और चौथे चरण को कहते हैं चतुर्थ चरण। और यदि पूछे कि कौन कौन से सम होते हैं और कौन कौन से विषम होते हैं, तो उस समय आपका पहला और तीसरा होता है विषम चरण। क्या होता है, विषम चरण। ठीक है, और दूसरा और चौथा आपका होता है समचरण। क्या होता है, समचरण। यही आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उपसर्ग आपसे पूछे तो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वो होता है उपसर्ग, क्योंकि वो हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ जाता है। जैसे हम दे दिए आपको कि कार, क्या दे दिए, कार दे दिए, फैन दिए धीर। ठीक है, क्या दिए, धिक दिए। अब इनके आगे कहेंगे कि उपसर्ग लगाकर इस शब्द को बनाइए, तो देखिए इसके आगे क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे, इसके भी आगे अ जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा अकार। इसको अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा अधिक। ठीक है, एक इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। उसी तरह पूछ रहा है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आकर्षण, क्या, आकर्षण का हम संधि विच्छेद करेंगे। आकर्षण का, तो इसका संधि विच्छेद होगा आधन कर्षण। क्या हो जाएगा, आधन कर्षण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, हम बताए हैं कि आगे जो जुड़ता है वो होता है उपसर्ग, और जो पीछे होता है
अंतिम पद होता है उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो आगे रहता है उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो देखिए, पहला बी दिया है, मान दिया है, अक दिया है और चौथा दिया है आ। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आपका आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, पहला कह रहा है कि 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं और 3 होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को बता दें कि रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा होता है आपका अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। ये 2 क्रियाएं होती हैं, 2 वाक्य होते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक वाक्य और असकर्मक वाक्य, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर इनके 2 भेद होते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। ये वाक्य पूछा है, हम कुछ और बता दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछे आपका, ठीक है, तो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें होता है पहला सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य होता है, ठीक है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तीसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, ठीक है, रचना के आधार पे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अन जल में समास है, अन जल में समास है, यदि इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? अन और जल हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या है? अन और जल है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है 17 नंबर प्रश्न की आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप हमें बताना है। देविल, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है अश्रु, दूसरा दे रहा है अंशु, तीसरा दे रहा है रोना और चौथा दे रहा है आंख, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 2 शब्द होता है, एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। तो ये आपका दिया है तद्भव शब्द और बताना है तत्सम शब्द, ठीक है। तो देखिए, आंसू का अगर तत्सम पूछे तो हम बताएंगे अश्रु। क्या बताएंगे? अश्रु होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, अश्रु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला दे रहा है 2, दूसरा दे रहा है 3 और चौथा 4 और चौथा दे रहा है 5, ठीक है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और कर्म के आधार पर बताना है क्रिया। तो देखिए, कर्म के आधार पर 2 ही क्रिया होती हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया की बात करें कि कितने
प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो इसमें होगा आपका 2 प्रकार, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए यही पूछे कि समय के आधार पर, ठीक है, काल के आधार पर यदि पूछे कि क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो उस समय हो जाएगा 3 प्रकार की। कितने हो जाएगा? 3 प्रकार की क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, जैसे आप मान लीजिए कि क्या एक वर्तमान काल में होता है, एक भूतकाल में होता है, एक भविष्य काल में होता है। तो 3 ये क्रियाएं होती हैं। जो इस समय चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। जो बीत चुका है वो क्या है? भूतकाल है। और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। ठीक है, तो आने वाले समय में जो होगा वो क्या हो जाएगा? भविष्य में क्रिया होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर काल के आधार पर पूछे तो क्या कहेंगे? 3 भेद होते हैं। और यदि आपसे पूछे कर्म के आधार पे तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि कह रहा है कि ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। पहला विकल्प दे रहा है आपका कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा दे रहा है कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा दे रहा है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा दे रहा है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इनमें से पहचान कर बताना है हमें कि ताव्य शब्द जो है वचन एवं विभक्ति उसका बताना है। ठीक है, देविल जी 18 का ए, वेरी गुड। और देखिए 19 का बताना है हमें, तो 19 का आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? ताव्य शब्द का अगर विभक्ति वचन पूछे तो हम क्या बताएंगे? विभक्ति आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और वचन बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न है, क्योंकि बहुविकल्पी आपको 20 पूछता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए 20 नंबर प्रश्न का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है इनमें चारों विकल्पों में से। तो देखिए पहला दे रहा है मनुष्य, बचपन, वह, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इनमें से आपका जो सर्वनाम है, तो आप लोग सर्वनाम का परिभाषा जानते होंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाता है उसे कहते हैं क्या? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे उसमें उसका उदाहरण क्या होता है? यह, वह, उसे। ठीक है, उसका ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम का ये उदाहरण होता है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें से संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग किया जा सकता है? वह प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे इसके। ठीक है, 20 का सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे देवेल जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्या है देखिएगा आप लोग। अब खंड ब देखेंगे। क्या देखेंगे? खंड ब देखेंगे। और खंड ब में क्या है इसका प्रश्न पढ़े पहला। ठीक है, पहला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या करना है? 3 प्रश्न का उत्तर देना है हमें। ठीक है ना, ऐसे ही आपको पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पे। देखिए पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए दे रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि वह कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंतन का साथ खोजता है, माने व्यक्ति खोजता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। ठीक है, आगे कह रहा है आपका कि प्रश्न आप पढ़ेंगे। कह रहा नीति
विरासत अकबर क्या करते हैं, बीरबल की ओर देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका दे रहा है, 3 प्रश्न देखिए दिया है और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। ऐसे ही आपके बोर्ड पेपर में आप लोग से पूछेगा और इसी तरह आप लोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ क्या होगा, तो देखिए पहले बात याद रखिएगा कि जब आप कहानी को भी, किसी भी पाठ का कहानी होगा, जब तक उसको पढ़े नहीं होंगे तब तक आपको ये चीज़ याद नहीं होगा कि ये किस पाठ का है, और जब तक पाठ को पढ़ेंगे नहीं तब तक लेखक का नाम आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है, आपको देख रहे हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही सवाल है। तो ये कहानी जो है वो मित्रता पाठ की है। किस पाठ की है, मित्रता पाठ की है। आपका क्या हो जाएगा, पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। यदि आप लोग से यही पूछे, ठीक है, ये पाठ का नाम हमको याद हो गया, अब लेखक का नाम। तो देखिए मित्रता जो पाठ है उसको लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका हम बनाएं अगर संदर्भ, तो संदर्भ बनाएं तो ध्यान दीजिएगा, इसका संदर्भ बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश। यदि ये गद्य से रहेगा तो गद्यांश कहेंगे, पद से रहेगा तो पद्यांश कहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका गद्य से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्रस्तुत पाठ, क्या प्रस्तुत पद्यांश क्या कहेंगे, पद्यांश कहेंगे, गद्यांश कहेंगे, गद्यांश कहेंगे। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपको संदर्भ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए अब आगे आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इसका दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कर रहा है, जो रेखांकित अंश है, देखिए जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका क्या लिखना है, हमको संदर्भ लिखना, सॉरी व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। ध्यान दीजिएगा इसके व्याख्या पर, इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। और जो ये आप लोग का प्रश्न है लिखित, वो कितना नंबर का है, 50 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का आता है प्रश्न। कितने नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं हम लोग, कि कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि वाले क्या हो, मित्र हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ही स्वभाव वाले व्यक्ति मित्र नहीं हो सकते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इतना का हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ना कि भिन्नता देख कर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या अपने में जो गुण नहीं है, ये गुण दूसरे में पाने के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से बहुत आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि अपने अंदर हम जो गुण नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे के अंदर गुण जो देखेंगे तो हम सोचेंगे कि वो गुण उसके अंदर है तो वो हमारा साथी रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे प्रयोग में आ जाएगा, लाभ होगा उससे। ठीक है, यही इसका क्या होगा, व्याख्या होगा। बस जहाँ तक आपसे पूछता है वहीं तक बताइएगा, फालतू में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमितेश चौबे जी हेलो सर। और ध्यान दीजिए तीसरा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। देखिए ये जो प्रश्न दिए रहेंगे आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होगा। ठीक है ना, तो इस बात में जी गुड इवनिंग। और ध्यान दीजिए इस प्रश्न का आंसर हम अगर बताएं, अगर कहें तो देखिए पूछा है कि समाज के अनुसार, ठीक है, विभिन्नता देखकर लोग क्यों आकर्षित होते हैं। तो अभी आप लोग से हम बताए हैं कि हम अगर सोचते हैं क्या
कि हमारे अंदर जो गुण नहीं है हम क्या वो दूसरे में गुण पाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है, हम क्या हैं, कमज़ोर हैं, तो हम सोचेंगे कि कोई बलवान शक्तिशाली व्यक्ति हो वो हमारा मित्र हो जाए। ठीक है, हम अनपढ़ हैं तो हम पढ़े लिखों का साथ खोजेंगे कि वो हम अगर कोई चिट्ठी उठी देगा तो किससे पढ़वाएंगे, वो मित्र रहेगा तो उसे कहेंगे ये दोस्त तनी पढ़ देवे तो का लिखल बा। ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, उससे पढ़वा लेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी में दिया है आप लोग का, यहाँ देखिए दे रहा है कि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। ठीक है, वे गुण हों, उसमें मिल जाए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यही होगा। यही देखकर हम क्या करते हैं, भिन्नता देखकर लोग के दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरे प्रश्न का आपको आंसर दे दिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग को बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल ये मॉडल पेपर है जिस तरह आपको बोर्ड पेपर में आएगा। तो वीडियो में अंत तक बनकर वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तो इसका आनंद ही कुछ और होगा। आप पेपर में जाएंगे, जब सामने आएगा तो खुश हो जाएंगे कि सर जी ने तो हमको एकदम बुखार का दवा दे दिया है। क्या दे दिया है, बुखार का दवा दे दिया है। ठीक है, जिस तरह बुखार में दवा मिल जाए और एक ही दवा में ठीक हो जाए, उसी तरह क्या हो जाता है, जब हम जो प्रश्न बता रहे हैं जब पेपर में आएगा तो आप लोग सोचेंगे कि सर जी ने तो उस बुखार का हमको दवा दे दिया है, जो अभी खानी बुखार हुआ था बहुत पहले उसका दवा दे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न भी वैसे ही अथवा में दो प्रश्न रहता है। ठीक है, एक प्रश्न तो दिया रहता है, दोनों में से एक करना होता है आप लोग को कि नहीं, एक प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। तो देखिए ये भी, इसमें भी वही है कि जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दिया है आपका पद से, क्या दे दिया है, पद से दे दिया है और पद पे ध्यान देंगे हम लोग। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि दिए गए पद्यांश को पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 गो प्रश्न है उसका उत्तर देना है हमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का आता है। और देखिए इसमें इसमें जो आपका छंद है इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। ठीक है, दे रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। ये आपका छंद है। क्या है, ये आपका छंद है। और देखिए आपसे 3 प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, 3 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पहला पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम आप लोग से पहले ही बताए हैं कि आप तब तक संदर्भ नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद ना हो। तो देखिए इस पाठ का नाम है पद। क्या है, पद पाठ का है ये छंद और पहला ही छंद है। और इसका अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं सूरदास। कौन है, सूरदास हैं। ठीक है ना, लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। तो इसका संदर्भ हम लिख लें कि प्रस्तुत, क्या, प्रस्तुत गद्यांश की पद्यांश, ये पद्यांश है। ठीक है ना, याद रखिए जो कहानी में होता है वो होता है गद्यांश और ये है पद्यांश। तो इसे कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, कौन है, सूरदास जी हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न दे रहा है, दूसरा प्रश्न आपका दे रहा है कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश जो दिया है उसका व्याख्या करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसका ध्यान दीजिएगा
कि बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, हमें बताना है। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है दूसरा प्रश्न, ठीक है ना, कि बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई में आपको बताना है, ठीक है ना, कि इसका व्याख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बहिरो सुने मतलब कि बहरा व्यक्ति सुनने लगे, ठीक ना, क्या करने लगे, बहरा व्यक्ति सुनने लगे, गूंगा व्यक्ति बोलने लगे। कह रहा है कि गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति क्या होने लगता है, बोलने लगता है। और दे रहा है कि रंग चले सिर छत्र धराई, और क्या होता है, महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, जो अंडरलाइन किया है ध्यान दीजिएगा, इसका एक बार पूरा व्याख्या समझ लीजिए, इस पूरे छंद का व्याख्या समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए पहले पंक्ति का हम अगर व्याख्या करते हैं तो हो जाएगा, ये सूरदास जी का है छंद, और इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी क्या, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने मतलब कि बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है। और आगे कह रहा है कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। कह रहा है कि सूरदास जो हैं उनके, वो क्या कह रहे हैं कि उस करुणामय भगवान के कमलोच्च चरणों की बार बार वंदना कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका अलंकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, किस और आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो देखिए इसमें आपका है अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये तीसरे प्रश्न का आपको आंसर मिल गया। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है कि बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। और इसमें अगर रस की बात करें
तो इसमें हो जाएगा भक्ति रस, क्योंकि भक्ति में बताया गया है कि भगवान के कमलवत चरणों की उनकी कृपा से क्या हो रहा है, ये सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, सभी कार्य संभव हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और देखिए ये अथवा में जो प्रश्न दिया है, ठीक है ना, इसमें भी ठीक उसी तरह क्या करने रहेंगे, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। क्या करने रहेंगे, व्याख्या किए थे और इसका अलंकार बताए थे, उसी तरह इसमें भी क्या करना रहेगा, अलंकार बताना रहेगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका प्रश्न दे दिया तीसरा। ठीक है, तीसरा प्रश्न दे रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में। क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, पहला दे रहा है, कह रहा है प्रश्न कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, ये है किस पाठ का, इसका संदर्भ भी लिखना होता है। क्या करना होता है, संदर्भ भी लिखना होता है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे हम। तो संदर्भ देखिए, इसका संदर्भ हो जाएगा आपका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जो आपका पहला पाठ है वाराणसी, उससे क्या है, उद्धृत है, मतलब कि लिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसका अनुवाद देखेंगे। क्या करेंगे, अनुवाद मतलब जैसे हम लोग हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं उसका ना, व्याख्या करने को दे रहा है, उसी तरह इसमें अनुवाद किया जाता है, हिंदी में लिखा जाता है। तो कह रहा है ना कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, तो अब देखिए इसका व्याख्या। ठीक है, अनुवाद कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। ये क्या है, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे देखिए कह रहा है कि इत एव संस्कृत वाग्मस्य संस्कृतेस्व। ठीक है, आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। ठीक है, ये आपका अगले पंक्ति का पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। यहीं से, वाराणसी से। ठीक है, क्या हुआ है, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुगल युवराज दाराशिकोह क्या कह रहा है, अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययनम अकरोत। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा कि मुगल युवराज जो थे, कौन, मुगल युवराज, ठीक है, दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। कौन किया था, जो युवराज दाराशिकोह थे वो भारत आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। जो शास्त्र हैं हम लोग के यहाँ, उसका अध्ययन करना का मतलब कि पढ़े थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः। ठीक है, ये आपका अंतिम पंक्ति है और अंतिम पंक्ति में कह रहा है आपसे कि वह इनके ज्ञान से, क्या वो जो हम लोग के यहाँ शास्त्र पढ़े थे उसके ज्ञान से क्या हुए थे, इतना प्रभावित हुए थे कि उनने क्या किया, फारसी भाषा में उसका अनुवाद करा दिया। क्या कर दिया कि फारसी भाषा में, अपने यहाँ की भाषा में उन्होंने अनुवाद करा दिया उसका, किसका, हमारे यहाँ के शास्त्रों का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसमें भी दिया है ना कि दिए गए संस्कृत, दे रहा है ना कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। किसी एक का लिखना है, तो हमने एक का बता दिया। अब अगला देखेंगे, उसी तरह इसमें भी करना है। क्या करना है, इसको पढ़ना है, अथवा में दिया है कि तो उसको कीजिए, पहले को कीजिए,
या दूसरा जो दिया है प्रश्न उसको कीजिए। किसी एक का उत्तर हमको देना रहेगा, ठीक है ना, किसी एक का उत्तर देना रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका भी अगर हम अनुवाद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अथवा प्रश्न का इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि मानव जीवनस्य संस्मरण संस्कृत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। क्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। और हो जाएगा इसका संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। हमारा पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति है, ये हमारा पाठ का नाम है, ठीक है ना। अब देखिए इसका अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मानव जीवन से क्या कर रहा है, संस्मरण संस्कृत, कि मानव जीवन को संवारना मतलब कि दोषादि को दूर करना, हमारे दोषों को दूर करना, ठीक है ना। क्या कर रहा है, मानव जीवन को संवारना संस्कृत है। क्या है, मानव जीवन को संवारना क्या है, संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने, देखिए आगे दे रहा है ना, कि अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतिव महानतम प्रत्यनम अकुर्वतम, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। क्या किए हैं, बहुत महान प्रयत्न किए हैं। आगे कह रहा है कि तो अस्माकं जीवनस्य संस्रणाय या कह रहा है कि यान आचराम विचराम च अदर्शनेन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृत्य, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति है। उन्होंने क्या किया है, उन सब चीज को करके दिखाया है, बताया है कि यही हमको करना है, आगे चलकर हमको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ठीक है। हमारे जीवन को सुधारा है उन लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत, क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। बात को समझिएगा। दे रहा है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, ठीक है। काम हित्वा अर्थम भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये आपका छंद है। जैसे हम लोग उसमें छंद पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, सवैया पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह इसमें आपका संस्कृत में छंद दिया है और इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और व्याख्या अनुवाद करना है। तो देखिए इसका पहले क्या, संदर्भ की प्रस्तुत गरिमा श्लोक क्या कर रहा है, उपदेशताम पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत क्या है, संग्रहित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से अवतरित है, जीवन सूत्राणी पाठ से अवतरित है। अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, व्याख्या देखेंगे, अनुवाद करेंगे। कह रहे कि मानो हित्वा, सभी लोग क्या हो, खुशी रहें, सबका हित हो। कह रहा है कि क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्या हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, सबका क्या हो, क्रोध का नाश हो। कह रहा है काम हित्वार्थम भवति, ठीक है, सबका काम बने, ठीक है। आगे कह रहा है कि लोभम हित्वा सुख भवन्ति, और सबका क्या हो, लाभ हो, सभी सुखी रहें, क्या रहें, सभी खुशी रहें, सुखी रहें, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरह इसमें क्या करना है,
अनुवाद करना है और क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है, तो कोई एक का करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अपने कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कह रहा है जो आप लोग का खंड काव्य आता है, क्या आता है, खंड काव्य आता है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग से पूछता है जैसे बलिया उलिया के लिए आपका है कर्ण खंड काव्य। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ के विशेषकर बलिया के लिए के छात्रों के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण खंड काव्य का बताएंगे। ठीक है, आपका कर्ण खंड काव्य दिया है, कह रहा है पहला प्रश्न कि कर्ण खंड काव्य के क्या कह रहा है, दूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किसी एक प्रश्न का क्या करेंगे, हम उत्तर देंगे। तो दूत सभा में द्रौपदी, ठीक है, देखिए ये उस समय की बात है। अगर हम बात करें क्या कर्ण खंड काव्य की, तो इसे दूसरा सर्ग है, दूत सभा में द्रौपदी। ये किस समय की बात है, ये दूसरे सर्ग का बात है। ये उस समय की बात है जिस समय अपमानित होकर दुर्योधन कसम लिया था और कहा था कि मैं भी क्या करूंगा, इसका बदला लूंगा। और किस बात की बदला लेने के लिए कहा था, कि जब द्रौपदी ने कहा था कि क्या अंधे के संतान अंधे ही होते हैं, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं, उस समय के लिए ये बोला गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिए जब कसम खा के आया तो क्या किया, आया और मामा शकुनी से मिलकर उसने धूत क्रीड़ा की योजना बनाई। मतलब कि पासा फेंकने वाला गेम था, खेल था, जिसमें क्या किया था, पासा फेंक कर नंबर मांगा जाता था, जो नंबर आ जाए वो जीत गया, जिसका जो नंबर आया। ठीक है, तो उसी तरह इन्होंने क्या किया, मामा शकुनी से मिलकर धूत क्रीड़ा की चाल चली और उन्होंने क्या किया कि वो सभा लगाई और बैठक हुआ वहाँ, और वहाँ पे वो जाकर सब कुछ युधिष्ठिर हार गए। क्या, अपने राजपाट हार गए, अपने भाइयों को हार गए, यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी हार गए। किसको हार गए, अपने पत्नी को भी, द्रौपदी को भी हार गए। और वहाँ पे दुशासन कर्ण, ठीक है, दुशासन कर्ण, वहाँ पे कर्ण भी बोला कि हे दुशासन निर्वस्त्र कर द्रौपदी को, क्योंकि 5 पतियों वाली पत्नी पतिव्रता नहीं हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे द्रौपदी को वेश्या बोला कर्ण ने। इस बात का पछतावा उनको जीवन भर रहा, किसको, कर्ण को। ठीक है, वही वो सोचे कि तभी वो कसम खाए कि मैं उस समय वहाँ पे मौजूद था और द्रौपदी को अशब्द बोला था, इसलिए उन्होंने ठाना था कि मैं अर्जुन को मारने के बाद क्या करूँगा, अपना प्राण देकर क्या करूँगा, उस शब्द का पूर्ति करूँगा, जैसे बदला चुकाऊँगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे, ये आपका कर्ण खंड काव्य का दूसरा सर्ग हो गया। ठीक है, द्वितीय सर्ग है द्रौपदी का, क्या, दूत सभा में द्रौपदी। ठीक है, चीर हड़ड़ हुआ था जिस समय श्री कृष्ण ने क्या किया था, उसका वस्त्र द्रौपदी का बढ़ाते गए और कौन, दुशासन खींचता गया और खींचते खींचते गिर गया। उस समय क्या हुआ, वो दुशासन हाँफने लगा और बेहोश हो गया, लेकिन उसका द्रौपदी का साड़ी खत्म नहीं हुआ। वहाँ राज्यसभा में सारे पांडव मौजूद थे, वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य मौजूद थे, वहाँ पे कौरव मौजूद वहाँ पे थे, और कुलगुरु कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और ध्यान दीजिए यही तक था इसमें। ठीक ना, दूसरे सर्ग में आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न देता है जीवन परिचय से। ठीक है, क्या प्रश्न देता है, छठवां नंबर प्रश्न आपका देता है
कि आप क्या कीजिए, जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, दिए गए कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय क्या करना है, लिखना है, और एक रचना का नाम लिखना है। क्या लिखना है, किसी एक रचना का उनका नाम लिखना है। सर जी मॉडल पेपर है जी मॉडल पेपर है जी, अमित चौबे जी। और ध्यान दीजिए, पहला दे रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद, और तीसरा दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये 3 लेखकों का नाम आपको दिया है और किसी एक का इसमें से जीवन परिचय लिखना है। क्या करना है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके किताब में 2 चीज हैं, गद्य और पद्य। ठीक है ना। तो दोनों में आप लोग को, रमेश यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और ध्यान दीजिए, आप लोग को क्या करना रहेगा, किसी एक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो आप लोग को 3 दिया है, तो आप लोग यदि 3 याद करके जाते हैं, क्या पेपर में 3 ठो याद करके जाते हैं, तो आप लोग को 6 याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 ठो याद करना पड़ेगा। 2025 की आपको बात करें, अगर क्या 2025 की बात करें, तो आपको बिल्कुल आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद होना चाहिए और राजेंद्र प्रसाद का, इन दोनों का कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आए न आए, लेकिन इन दोनों में से आएगा। आप इन दोनों का अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग का एकदम 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। कितने नंबर, 6 नंबर का जीवन परिचय होता है और 6 नंबर आप लोग का कन्फर्म हो जाएगा। उसी तरह आपको पद्य में भी करना होगा, किसी एक का क्या करना रहेगा, जीवन परिचय लिखना होगा और एक रचना का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास हैं, सुमित्रानंदन पंत है और महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि 2025 में आप लोग, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का याद कर लीजिएगा। ठीक है, और तुलसीदास जी का याद कर लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का और सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, और सूरदास जी की जगह रसखान जी का याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसका, रसखान जी का याद कर लीजिएगा। और ये आप लोग के सामने एकदम बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, आपका 2025 का जो क्या है, जीवन परिचय लिखना है, एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और 6 नंबर इसमें भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जीवन परिचय में आपका मुख्य बात होता है जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, ये सारे कुछ उसमें लिखना होगा। आपको याद करके 1 पेज का जीवन परिचय कम से कम लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपका प्रश्न है कि कुछ कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, ये श्लोक का मतलब होता है संस्कृत का छंद। ठीक है, किसी संस्कृत के छंद को याद करना होगा, न कि क्या कर लीजिएगा, पद में से याद कर लीजिएगा, दोहा में से। ठीक ना, वो मत याद कीजिएगा, इसमें याद कीजिएगा। श्लोक का मतलब होता है संस्कृत का श्लोक होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आता है 8 नंबर प्रश्न, और 2 लाइन का याद करेंगे तो हो जाएगा। केवल 2 लाइन का श्लोक आता है, 2 लाइन का आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्या करना है, 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति हो। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर कि विश्वास अष्टा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे 4 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, आपको इनका उत्तर देना रहेगा। क्या करना रहेगा, इनका उत्तर देना रहेगा।
वैसे ही आपको दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुराज को आसित, पुरुराज कौन था? तो देखिए पुरुराज एक भारत वीर आसित, पुरुराज एक भारत का वीर पुरुष था। ठीक है, आगे कह रहा है कि चंद्रशेखर, क्या कर रहा है? चंद्रशेखर को आसित, चंद्रशेखर कौन थे? तो दे रहा है कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर क्रांतिकारी थे और देशभक्त थे। क्या थे? देशभक्त थे। आगे कह रहा है कि वीर केन पूजते, तो वीर केन पूजते का मतलब होगा कि वीर को कौन पूजता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि वीर वीरेण पूजते, मतलब कि वीर ही वीर की पूजा करता है, वीर होता है जो वही वीर की पूजा करता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपको उत्तर देना रहेगा संस्कृत के 4 प्रश्नों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या करना रहेगा? निबंध लिखना रहेगा। और कैसे लिखेंगे ये अभी आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तुरंत ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, किसी एक पर निबंध पहला कह रहा है कि किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। दूसरा कह रहा है आतंकवाद का कारण एवं निवारण लिखिए। तीसरा कह रहा है कि जनसंख्या, ठीक ना, लाभ हानि लिखिए और नारी सशक्तिकरण लिखिए। ठीक है, इनमें से किसी एक पर हमको निबंध लिखना है। और निबंध कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। ठीक है, हम मान लीजिए बता रहे हैं किसी यात्रा का वर्णन, क्या कर रहे हैं? किसी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, पहला निबंध हम मान लीजिए कि इसी पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी यात्रा का हमने क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। तो हमको जिसका बताना रहेगा उसका हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि रूपरेखा उसका बनाएंगे कि हम क्या क्या उसमें हेडिंग बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहले कि प्रस्तावना, उसका प्रस्तावना लिखेंगे। दूसरा इसमें कह रहा है कि तैयारी जो करेंगे, तैयारियां जो हम जाएंगे टूर पे, हम कुछ लेकर जाएंगे, कुछ यात्रा करेंगे तो भाई कुछ सामान लेकर जाना होगा, तो वो तैयारियां इसमें बताएंगे। तीसरा कह रहा है कि बस स्टैंड का वर्णन करेंगे। जो मान लीजिए कि बस से गए तो बस का हम वर्णन करेंगे, वहाँ स्टैंड जो होता है बस स्टैंड, उसका वर्णन करेंगे। अब देखिए चौथा कह रहा है कि मार्ग का वर्णन, मार्ग में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसका वर्णन करेंगे। पांचवा कह रहा है स्थान का वर्णन, जिस स्थान पे हम जा रहे हैं उस स्थान का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रस्तावना क्या लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यात्रा मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यात्रा जो है क्या है? मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। यात्रा किसी धार्मिक स्थान या पर्वतीय स्थान की हो सकती है। क्या वो कोई धार्मिक स्थान भी हो सकता है या मनोरंजन का स्थान, जैसे पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, हिमालय हो सकता है। ऐसे जगहों पर जाना ही क्या होता है? यात्रा होता है। ठीक है, वहाँ पे यात्रा करने हम जा सकते हैं या मनोरंजन कर सकते हैं। कह रहा है कि यात्रा के माध्यम से हम नई नई बातों को जान सकते हैं। जब यात्रा करेंगे, कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तभी तो नई नई बातों को जानेंगे। देखिए प्रस्तावना में बता रहा है आपको। ठीक है, और अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसको बता रहा है। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? तैयारी। तैयारी कैसी रहनी चाहिए, कैसा हम तैयारी करेंगे उसको। अब देखिए करा कि वार्षिक परीक्षाएं खत्म होते ही हम लोगों के क्या कर रहा है? हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। मान लीजिए कि ये हरिद्वार जा रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ जाने का जैसे पेपर ओपर हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे? हरिद्वार जाने का, घूमने का योजना बनाई। ठीक है, हरिद्वार एक क्या है? पर्वतीय एवं धार्मिक स्थान है। क्या है? वहाँ पे पर्वत भी देखने को मिलेगा और वो धार्मिक स्थान भी है, पूजा पाठ, जहाँ मंदिर वंदिर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे कह रहा है कि हम सबने अपने कपड़े, खाने का सामान, बिस्तर व थर्मस आदि एक दिन पहले ही तैयार कर लिया।
क्या कर लिया, खाने का सामान, कपड़ा, ओढ़ने का सामान, ठीक है ना, जैसे कंबल उम्बल चाहे चादर उधर, ठीक है, ले लिए। कह रहा है कि और 20 मई को सुबह होते ही अपने पास के बस स्टैंड पर पहुंच गए। क्या अपने पास जो अपने गांव में है हम यदि, तो जहां हम जाएंगे बस पकड़ने के लिए, तो बस स्टैंड पर बस लगती है, वहां पे हम क्या किए गए, चले गए। अब आगे देखिए, ये तो हमारी तैयारी थी। अब देखिए, अब क्या हम हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे कि बस स्टैंड का वर्णन। बस स्टैंड कैसा है हम ये बताएंगे इसमें, ठीक है। दे रहा है कि रिक्शे द्वारा जैसे ही हम बस स्टैंड पहुंचे, चारों ओर यात्री अपने अपने सामान के साथ बैठे हुए थे। क्या हुए थे, वहां पे जो यात्री थे इधर उधर जाने के लिए अपने सामान को लेकर एक स्थान पे बैठे हुए थे, ठीक है। कुछ लोग खड़े भी थे, कुछ लोग किताबें देख रहे थे, बस आने का समय होने वाला था। कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे थे, और कुछ लोग किताब जैसे समाचार पत्र होता है, जैसे पेपर ऊपर आता है, वो सब पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि बस आने का भी समय हो गया था। आगे कह रहा है कि बस आते ही उसमें से बाहर आकर कंडक्टर आवाज देने लगा। जो एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। जो ड्राइवर था वो चलाता है, होता है जो ड्राइवर वो चलाता है बस को, और कंडक्टर होता है तो सवारियों को क्या करता है, बस में बैठाने का कार्य करता है, पैसा लेने का काम करता है, ठीक है। उसकी आवाज सुनकर हरिद्वार जाने वाले यात्री अपना सामान बस में क्या चढ़ाने लगे। जितने भी हरिद्वार के यात्री थे वो बस में अपने सामान को रखने लगे, चढ़ाने लगे। हम लोग भी अपना सामान चढ़ाकर बस में बैठ गए। हम लोग भी क्या किए, हम अगर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस बस में अपना सामान रखकर हम भी खुद बैठ जाएंगे। आगे कर रहा है, थोड़ी देर में बस अपने स्थान की ओर चलने लगा, अपने स्थान की ओर बढ़ गया, ठीक है। आगे कह रहा है, चौथा हेडिंग डालेंगे क्या, देखिए रास्ते में क्या क्या हमने देखा, क्या उसका वर्णन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि रास्ते में हरे भरे खेत बहुत मनोहर लग रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ तथा बिजली के खंभे बस के दूसरी ओर दौड़ते दिखाई दे रहे थे। क्या, यदि आपका बस जा रहा है पूर्व दिशा में, तो आपके जो खंभे उम्बे पेड़ उड़ होंगे तो वो पश्चिम दिशा में लगेगा कि भग रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि जिस साइड गाड़ी उड़ी जाता है तो उस साइड आप जो बस रोड के किनारे पेड़ पौधे होते हैं तो वो लगते हैं कि पीछे में ये सारे भग रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वही बता रहे हैं इसमें, ठीक है। आगे कह रहा है कि रास्ते में अनेक छोटे छोटे गांव थे। कुछ स्थानों पर फैक्ट्रियां लगी हुई थी, कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां फैक्ट्री लगे हुए थे, कंपनी लगे हुए थे, ठीक है। आगे कर रास्ते में अनेक नदियों को पार करते हुए हम लोग क्या लगभग 1 बजे हरिद्वार पहुंच गए। क्या हो गए, 1 बजे टाइम हुआ था कि हम हरिद्वार पहुंच गए थे। अब आगे देखिए, स्थान का वर्णन। अब हरिद्वार जो है वहां का हम वर्णन करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हरिद्वार पहुंचते ही हमें काफी भीड़ दिखाई पड़ी, वहां पे बहुत भीड़ थी। हम लोग जैसे तैसे बस स्टैंड के बाहर मुख्य द्वार पर आ गए। क्या हो गए, वहां के हरिद्वार के बस स्टैंड के क्या किए, द्वार पे हम लोग आ गए। वहां पर हमने दुकानदारों से धर्मशाला के विषय में पूछताछ की। हम सोचे कि हम रहेंगे तो धर्मशाला भी थोड़ा वहाँ आराम कर लेंगे, ठीक है। धर्मशाला का मतलब कि कोई यात्रा उतरा करके ज़्यादा थक जाता है तो धर्मशाला में जाकर आराम कर सकता है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं, हरिद्वार में धर्मशाला रास्ते दरों पर मिल जाते हैं। क्या, कई ठो वहाँ पे क्या है, आराम करने के लिए जगह है, धर्मशाला है, ठीक है, जगह जगह मिल जाता है। हम लोग नृसिंह धर्मशाला में पहुंच गए। कहाँ, नृसिंह धर्मशाला में पहुंच गए। धर्मशाला में सामान रख कर हम लोग हर की पौड़ी पर नहाने गए। शाम को आरती के समय हर की पौड़ी पर बहुत भीड़ होती है। क्या, जहाँ
हम लोग नहाए थे, वहाँ पे शाम को आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत भीड़ होता है। कह रहे कुछ लोग दीप जलाकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करते हैं, जो गंगा में दूर तक बहते चले जाते हैं। जो दिया उन लोग क्या करते हैं, जलाकर उस गंगा जल में बहाते हैं, प्रवाहित करते हैं, वो दिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, दीपकों की शोभा में गंगा में क्या दिवाली सी लगती है। जब दीपक उसमें बहते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिवाली का त्योहार आया है। ठीक है, कह रहा है कि दूसरे दिन हम लोग क्या ऋषिकेश गए, वहाँ लक्ष्मण झूला, राम झूला, ठीक है, यही चीज इसमें देखे हम लोग। ठीक है, ये था हमारा वर्णन। ठीक है, ये था हमारा निबंध। हम ऐसे ही हेडिंग डाल डाल कर क्या करते हैं, निबंध को लिखते हैं। कम से कम आप लोग को 3-4 हेडिंग तो डालकर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निबंध अति सुंदर लगेगा, सुंदर लगेगा, देखने में भी आकर्षक लगेगा और आपको पेपर में उसका नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये निबंध समझ में आया होगा और इसी तरह आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10 नंबर है हमारा। कह रहा है 10 नंबर प्रश्न की अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। एप्लीकेशन जके कहल जला कि छुट्टी खाती हमके क्या छुट्टी चाहिए सर जी, तो सर जी कहन कि एप्लीकेशन लिखे के बाद एप्लीकेशन लिख के दो तो छुट्टी मिल जाए। तो देखा जाए वह एप्लीकेशन लिखल जी, क्या लिखल जी, एप्लीकेशन लिखल जी। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं हम, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। देखिए पहले तो है अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए, तो ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा कि पहले लिखेंगे सेवा में, जैसे लिखे हैं ठीक ऐसे ही लिखते हैं। ठीक ना, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखते हैं। पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद किसको लिख रहे हैं हम, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जैसे मान लिया आपके विद्यालय का जो भी नाम है, जैसे हम लिखे हैं राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद लिख दिए, जैसे वैसे आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे। ठीक है, और कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, उत्तर प्रदेश लिखेंगे। आगे देखिए कि विषय क्या है हमारा, 1 सप्ताह के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है। हमारा 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना पत्र है हमारा। ठीक है ना, 1 दिन के लिए नहीं, 1 सप्ताह के लिए, मान लीजिए 2 दिन के लिए चाहिए तो 2 दिन के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र हो जाएगा। 1 हफ्ते के लिए चाहिए तो 1 हफ्ते का हो जाएगा। 1 महीना का चाहिए तो 1 महीना लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मान्यवर से क्या करेंगे हम, अब निवेदन करेंगे। कह रहे हैं कि सविनय निवेदन है कि दिनांक 30/3/2025, मान लीजिए कि हमने डेट डाल दिया यहाँ पे कि 30 तारीख 3 का महीना 2025 ईस्वी को मेरे बड़े भाई की शादी है। मान लीजिए कि हम शादी उदी में जा रहे हैं, चाहे हमारा तबीयत खराब हो गया तो हम क्या लिख देंगे, हमारा तबीयत खराब हो गया है। ठीक है, जैसे इसमें बड़े भाई की शादी बताया है, तो जो आपको कार्य है वो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। आगे कर रहा है शादी की व्यवस्था में मेरा योगदान भी अपेक्षित है, मतलब कि मेरा जाना भी क्या है, जरूरी है। अतः दिनांक 30/3/2025 से लेकर दिनांक 6/4/25 तक मुझे क्या चाहिए, विद्यालय अनुपस्थित रहेंगे, असमर्थ रहेंगे आने में। ठीक है, बात समझ गए। कितने दिन के, 1 हफ्ते की छुट्टी हो रहा है ना, 30 तारीख से 6 तारीख तक मांग रहा है। ठीक है, छुट्टी, असमर्थ हूँ विद्यालय आने में, करे कृपया मुझे उपयुक्त 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करे, अनुग्रहित कर रहे हैं। ठीक है, अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कीजिए आप कि मुझे क्या कीजिए, 1 हफ्ते की छुट्टी दीजिए। आगे देखिए अब क्या करेंगे, दिनांक लिख देंगे जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। मान लीजिए कि एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं 28/3/2025 को उनको देना है एप्लीकेशन, हमने डेट ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, माने लड़की हो तो शिष्या लिखेगी, यदि
लड़का हो तो शिष्य लिखेगा, ठीक ना। ये मत कहिएगा कि शिव गुरु की शिष्या हूँ मैं, शिव गुरु की यहाँ शिष्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जो छात्र छात्राएं होते हैं वो लिखेंगे, ठीक है, शिष्य और शिष्या। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ ओम प्रकाश लिख दिया, ठीक है ना। वैसे ही आप यहाँ अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है ना। नाम नहीं देना चाहते हैं तो एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है ना। कक्षा आप 10 में पढ़ते हैं तो कक्षा 10 लिख सकते हैं। आप ऐसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है ना। यही आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न था, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग को बोर्ड पेपर में ये सारे प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आप लोग ऐसे ही क्या कीजिएगा, बोर्ड पेपर में लिखिएगा कि आपका कोई नंबर कट कर न सके। आपका 70 में 70 नंबर का हमने पेपर आज हल करा दिया, ठीक है। यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बनकर देखे हैं, चाहे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी आप लोग के पास हम लोग वीडियो पहुंचाना चाहें तो पहुंच सके आप लोग के पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 70 में 70 नंबर आप लोग का कंप्लीट पेपर हल करा दिए। आप लोग 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बनकर देखिएगा जरूर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।